तो आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है जिसके बाद चारों तरफ हड़कंप है, तनाव है। मुहर्रम के मातम में आखिर धमाका क्यों? आपको बताऊं, मुहर्रम चल रहा है, जगह जगह मातम भी हो रहा है, जुलूस भी निकल रहा है। ये लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, यूपी के लखनऊ की। तो ये यूपी के लखनऊ की तस्वीर थी, लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखिए जरा, स्टंट किया गया मुहर्रम पर। सवाल ये है, मातम में स्टंट का क्या काम? और बाकायदा एक वैन लटकाई गई। वैन पर देखिए लिखा क्या है, वैन पर लिखा है लो फिर आ गया। ऊपर लटका दिया गया है, लोग झंडा लहरा रहे हैं। ये मुहर्रम में हो रहा है। और न सिर्फ वैन को लटकाया गया, उसके बाद वैन में एक के बाद एक धमाका किया गया। ये वैन में ब्लास्ट हुआ है, चारों तरफ आप लोग देख रहे हैं भीड़ लोगों की। के बाद सवाल ये उठ रहे हैं, मुहर्रम मातम मनाने का पर्व है, उसमें स्टंटबाजी, उसमें ताकत दिखाना, उसमें धमाका करना, आखिर इसका त्योहार से क्या ताल्लुक है? धमाके के बाद बवाल हुआ कि क्या यह ताकत दिखाने की कोशिश थी, लोगों को डराने की कोशिश थी। देखिए, धमाके के बाद वैन क्रेन से नीचे आई, वैन नीचे आई, लोग वैन की तरफ दौड़े। देखिए, दो लोग वैन पर चढ़ गए, वैन पर चढ़कर दोनों ने झंडे ले लिए और झंडे लहराते हुए क्रेन वापस वैन को ऊपर ले गई। तो आखिर मातम के वक्त इस तरह के स्टंट की क्या जरूरत है? एक स्टंट नहीं है। देखिए, तो न सिर्फ मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम में यह स्टंटबाजी हो रही थी, जो पूरी तरह से गलत है। लोग इस पर विरोध भी कर रहे हैं, ऐतराज भी दर्ज करा रहे हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा इलाका देखिए, शाहजहांपुर में लाठी चलने लगी, मुहर्रम में लाठियां चल रही थी। तो आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों शाहजहांपुर में लाठी चली, लेकिन आपको बिहार लिए चलता हूं। मुहर्रम पर बिहार में देखिए क्या हुआ। बिहार के शिवहर में भी लोग लाठी चला रहे थे।
न सिर्फ लाठी, शिवहर में देखिए पत्थर भी चल रहे थे सड़कों पर, पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये आपको बताऊंगा कि आखिर जगह जगह क्यों ये हंगामा बरपा। और आइए आपको बताऊं, मध्य प्रदेश से बिहार तक ये जो हंगामा बरपा है, पहले तो इसका विरोध हो रहा है और ये पूरी तरह से गलत है। देखिए क्यों हुआ है। ये पहली तस्वीर आप ये पीछे देख रहे हैं, कार में धमाका। महाकाल मंदिर से करीब 50 किलोमीटर दूर उज्जैन में ये कार धमाका हुआ है। उज्जैन के वडनगर में ये पूरा प्रदर्शन हुआ। मुस्लिमों के अलग अलग ग्रुप में दरअसल होड़ मची थी कि आखिर कौन अपने ग्रुप में ज्यादा बड़ा धमाका कर सकता है। 23 जून को मुहर्रम के जुलूस से पहले यह धमाका हुआ और इसलिए इसमें क्रेन और वैन लटकाई गई और विस्फोट से उड़ाया गया इसे। धमाके वाली वैन पर लिखा था लो फिर आ गए। एएसपी ने कहा इसमें दिवाली वाले रॉकेट इस्तेमाल किए गए। कई रॉकेट्स को वैन में एक साथ चला दिया गया। गाड़ी बंद थी, कांच बंद थे, तो अंदर गैस का प्रेशर बहुत बढ़ गया और गैस का प्रेशर बढ़ा तो गैस कांच तोड़कर बाहर निकली तो यह धमाका हुआ। सीएम के गृह जिले में घटना हुई लेकिन पुलिस ने लापरवाही की है, यह साफ है। दावा है मौके पर पुलिस वाले मौजूद थे लेकिन उन्होंने रोका नहीं इस धमाके से। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें आयोजक, 2 झंडा फहराने वाले और 1 क्रेन मालिक शामिल है। मध्य प्रदेश की दूसरी तस्वीर देखिए। उज्जैन जैसे मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में मुसलमानों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और यहां झोकर गांव में 23 जून को बड़े साहब बाबा का जुलूस निकल रहा था। मुहर्रम के इसी जुलूस के दौरान मुसलमानों के बीच मारपीट हो गई आपस में। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर लाठी डंडे चलने लगे। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कुछ युवकों पर एक्शन लिया है। अब देखिए बिहार की तस्वीर है। बिहार के शिवहर में भी मुहर्रम पर 2 गुटों में आपस में भिड़ंत हुई। सड़क क्रॉसिंग को लेकर 2 अखाड़ों में विवाद हो गया और इसी दौरान दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थर चल गए। करीब 1 घंटे तक हंगामा हुआ और 10 से 15 लोग घायल हो गए। अब इस बीच मध्य प्रदेश में एक्शन हुआ। सीएम मोहन यादव की पुलिस ने देखिए जिन्होंने कार में धमाका किया है उज्जैन में उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उनकी परेड निकाली गई। कान पकड़कर उनको सबक सिखाया जा रहा है, पूरे मोहल्ले में घुमाया जा रहा है। ये देखिए, यही हर्ष होता है। ये देखिए, ये सजा है क्योंकि अगर कोई शहर की फिजा बिगाड़ेगा तो उसका हर्ष तो ये होना ही है क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने 40 फीट ऊपर ट्रेन के माध्यम से। ये देखा देखी नहीं होता कि भैया रामनवमी में तलवार निकाल रहे तो हम भी निकाल रहे। मैं ये पूछता हूं कि समाज के जो रहनुमा है, जो समाज के बड़े बड़े ज्ञाता है, क्या उनकी आंखों में भी धूल झुका रहता है? आपके यहाँ जो चीज गुनाह है वही चीज ज्यादा होती है। मातम के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में इस तरह की जो कार्रवाई, इस तरह का जो हुड़दंग करते हैं, उन पर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या जरूरत थी 40 फुट ऊपर ले जाकर कार में विस्फोटक सामग्री रखकर विस्फोट करने की? ये इस्लाम नहीं है। महाकाल की पवित्र नगरी है और महाकाल के भक्तों को इस तरह से डराने का कुत्सित प्रयास हजारों की भीड़ के द्वारा किया गया, बेहद शर्मनाक है। ये त्योहार के नाम पर जिस तरह का ये जिहादी प्रदर्शन है, बेहद गंभीर है। वो जो ट्रेडिशनल तरीके से अखाड़े निकलते थे पहले और आज भी निकलते हैं, लेकिन आग्नेय शस्त्रों के इस्तेमाल ने उन अखाड़ों की जो पुरानी ग्लोरीफाई इमेज थी उसको खराब किया है। अब अखाड़ों में आप अपनी कला के प्रदर्शन से ज्यादा विस्फोटक चीजें, आग से खेलने वाले स्टंटबाजी ज्यादा हो गई है। हम कहीं नहीं गए, हम यहीं हम फिर आतंकवाद फैलाएंगे, ऐसी एक सूचना भारत तंत्र को दी गई है। मध्य प्रदेश शासन प्रशासन के लोगों को कान खोलकर देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि ये विस्फोट जो हुआ है बड़ी मात्रा में कहां से आया है, इस पे ऊपर गहन जांच करना चाहिए। उनको हुकूमत मध्य प्रदेश, हुकूमत हिंद कड़ी से कड़ी सज़ा दे। जो मुल्क के अमन व अमान को बर्बाद कर देना चाहते हैं, भाईचारे को बर्बाद कर देना चाहते हैं और मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं। इसमें हमने 4 नामजद आरोपी बनाए हैं, जिसमें जो ऑर्गेनाइज़र शोएब खान है
और उसके अलावा जो 2 लड़के गाड़ी के ऊपर झंडा लहरा रहे थे, जिनका नाम जाहिद खान और तालिम है, उनको भी हमने नामजद आरोपी बनाया है। इसके अलावा जो क्रेन मालिक जो गोपाल माली है, उसको भी हमने नामजद आरोपी बनाया है। उन्होंने अपने जो अखाड़े के जुलूस की अनुमति ली थी और हमारे द्वारा कोई भी एक्सप्लोजिव की ऐसी कोई भी या गाड़ी को लटकाने की हवा में कोई भी अनुमति नहीं दी गई। इन आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद इनको पैदल ले जाके हम लोगों ने वहाँ घटना का तस्दीक बनाया, इनका मेडिकल करवाया गया है और जो बाकी 6 आरोपी बच्चे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी को नहीं बख्शेंगे। अगर ऐसा करेगा तो इसका हाल यही होगा। और इस हंगामे और बवाल के बाद भोपाल की पुलिस एक्शन में आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात को पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही हैं और किसी तरह का तनाव ना हो, हंगामा ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। त्योहार के वक्त ऐसी हरकत होगी तो पुलिस को ऐसा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये खंडवा की तस्वीर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के खंडवा में भी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, सड़कों पर उतरी है। तो कोई असामाजिक तत्व उपद्रव न करने पाए, माहौल न खराब करने पाए, इसलिए सभी राज्यों ने, सरकारों ने चुस्ती दिखाई है। शासन प्रशासन ने, देखिए बिहार की तस्वीर है औरंगाबाद की। और इस मामले में उत्तर प्रदेश संवेदनशील राज्यों में शुमार है। यूपी का हाल क्या है ये मैं आपको दिखाऊं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर आपको लिए चलता हूं, देखिए जरा सहारनपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सहारनपुर में पुलिस सड़कों पर उतरी है और फ्लैग मार्च कर रही है। आपको लिए चलता हूं फिरोजाबाद। सहारनपुर के बाद देखिए फिरोजाबाद में हाल क्या है। फिरोजाबाद में रैम्बो के नाम से मशहूर अनुज चौधरी फीता लेकर नापने वाला ताजिया नापने लगे। अनुज चौधरी को आप देख रहे हैं, हाथ में फीता लिए, ताजिया की ऊंचाई फिक्स है, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो ताजिया नापने लगे। शिया धर्म गुरुओं ने सवाल उठाया कि अनुज चौधरी जूता पहनकर ही ताजिया नाप रहे थे। अब आपको लिए चलता हूं मऊ। उत्तर प्रदेश का मऊ भी संवेदनशील जिलों में से एक है। मऊ में भी पुलिस चौकन्नी थी, सड़कों पर गश्त कर रही थी, फ्लैग मार्च कर रही थी। आइए अब आपको लिए चलूं काशी, बनारस में। देखिए जरा, बनारस में पुलिस लोगों को समझा रही थी, जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें बता रही थी कि किस तरह के असामाजिक तत्वों को आपको रोकना है। जलूस निकलेगा, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस तो है ही, आप लोगों की भी होगी जो निकाल रहे हैं, वो भी अपने वॉलंटियर्स लगाए आगे पीछे करके 10 फीट से ज़्यादा हाइट ना रखना। तीसरा, छज्जों पे ना लटके। पुलिस का कहना है ताजिए की जो ऊंचाई है वो 10 फीट से ज्यादा ना हो। योगी पहले ही ऑर्डर दे चुके थे कि कानून व्यवस्था का संकट ना हो, इसलिए किन बातों का ख्याल रखना है। तो मुहर्रम के पर्व पर योगी सरकार ने सख्ती की ताकि त्योहार के दौरान कोई भी विवाद या हंगामा ना हो। सीएम योगी ने ताजिए की ऊंचाई तय कर दी। सरकार के मुताबिक ताजिया 10 से 12 फीट से लंबा ना हो, ताकि जुलूस के दौरान बिजली के तारों से ना टकराए। मुहर्रम के जुलूस में किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा। योगी ने इसके लिए हथियार ले जाने पर बैन लगा दिया।
यानी कोई भी तलवार बंदूक लहराएगा तो फिर एक्शन होगा। इतना ही नहीं, जुलूस में डीजे की तेज आवाज पर भी सख्ती है। अगर कोई कान फोड़ू डीजे बजाएगा तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर पर भी पाबंदी है। सरकार ने हर जिले के डीएम एसपी को अलर्ट रहने को कहा है। योगी ने सख्त निर्देश दिए कि मुहर्रम पर समन्वय बनाएं, मतलब पहले से धर्मगुरुओं और शांति समितियों से चर्चा करें, आस्था का सम्मान करें, लेकिन व्यवस्था भी बनाए रखें। अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करे तो कार्रवाई करें। योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस भी बहुत सक्रिय और एक्टिव हो गई है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता। लगातार फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और सभी जो दिशा निर्देश शासन के उनके अनुपालन के लिए सभी को बताया जा रहा है। जिसमें ताजिएदार या अलम माने, जैसे उसके जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो है, उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का आदेश है, बेशक मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन होगा, मगर ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए पूरी तरीके से जो ताजिए पर जूता पहन के जा रहे हैं और जूता पहन के जाके ताजिए को इंची टेप से नाप रहे हैं। दुनिया में कहीं ताजिया इंची टेप से नहीं नपा। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ताजिए को इंची टेप से नापा जा रहा है और जूता पहन के अनुज चौधरी, इसको फौरन सस्पेंड किया जाए। अब देखिए जरा, अनुज चौधरी पर यासूब अब्बास बोल रहे हैं इनको फौरन सस्पेंड किया जाए। दूसरी तरफ देखिए क्या तैयारी है। यह है मुहर्रम का जुलूस जिसमें ताजिया निकलता है और अब सख्ती कैसे हो रही है मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। ताजिया निकलना, इस तरह का जुलूस निकलता है, कोई विवाद ना हो, इस विवाद को रोकने के लिए देखिए प्रतापगढ़ में क्या किया गया। राजा भैया के चेहरे से आप वाकिफ हैं। राजा भैया के पिता हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, उदय प्रताप। राजा भैया के पिता को नजरबंद कर लिया गया है क्योंकि मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राजा भैया के पिता को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यानी घर में नजरबंद। अब सवाल यह है कि राजा भैया के पिता का मुहर्रम से क्या लेना देना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर उन्हें क्यों नजरबंद किया गया है, क्या है पूरी कहानी। देखिए, यूपी के प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता नजरबंद कर दिए गए। राजा भैया के पिता उदय प्रताप समेत 13 लोग हाउस अरेस्ट हैं और मुहर्रम के दौरान तनाव की आशंका को देखते हुए यह फैसला किया गया। राजा भैया के घर के गेट पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई, साथ ही गेट पर नोटिस चस्पा कर घर से बाहर ना निकलने को कहा गया है। गुरुवार सुबह 5 से शुक्रवार रात 9 तक उनके बाहर जाने पर पाबंदी है। दरअसल साल 2015 में शेखपुर में मुहर्रम के दौरान बवाल हुआ। मुहर्रम के दौरान एक बंदर की मौत हो गई जिस पर खूब हंगामा मचा। बंदर की मौत के बाद गांव वालों ने मिलकर हनुमान मंदिर बनवाया। यह मंदिर ठीक उसी जगह बनाया गया जहां बंदर की मौत हुई। इस मंदिर के निर्माण कार्य से राजा भैया के पिता भी जुड़े हुए थे। राजा भैया के पिता हर साल मुहर्रम पर मंदिर में भंडारा करते हैं। इसके साथ ही हर साल हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है। 2015 के बाद से मुहर्रम पर हर साल पुलिस अलर्ट मोड में रहती है। जुलूस के दौरान कोई हंगामा ना हो इसलिए उन्हें नजरबंद रखा जाता है। उनके साथ कुछ और लोगों को भी नजरबंद किया जाता है। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। राजा उदय प्रताप सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा मुहर्रम त्योहार के दौरान जनपद की विधि व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। एसडीएम कुंडा द्वारा यह आदेश किया गया कि आज 25 जून 2026 सुबह 5 बजे से 26 जून 2026 रात्रि 9 बजे तक राजा उदय प्रताप सिंह और उनके 12 अन्य सहयोगी अपने आवासीय परिसर से बाहर नहीं निकलेंगे और नहीं कहीं जनपद में भ्रमण करेंगे। इस आदेश के कंप्लायंस कराने के लिए उनके आवासों के बाहर पुलिस व्यवस्था लगा दिया गया है और अन्य व्यवस्थाएं सब सही चल रही है।
अब आपको बताऊं, मुहर्रम पर बहुत बात हो गई, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर मुहर्रम मनाते क्यों हैं, क्या है ये मुहर्रम। तो मैं आपको कुछ शब्दों में बताऊं। मुहर्रम इस्लामिक त्योहार है जिसे शिया मुसलमान मनाते हैं। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। इसके पहले दिन से मुसलमानों का नया साल शुरू होता है। यह इस्लामी चांद यानी हिजरी कैलेंडर पर आधारित होता है। चांद दिखने पर 10 दिन का मुहर्रम की शुरुआत होती है। मुहर्रम महीने के 10वें दिन यानी आखिरी दिन अशूरा कहा जाता है और शिया समुदाय के मुसलमान मुहर्रम को गम और मातम के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन इराक के करबला की जंग में इमाम हुसैन शहीद हुए थे। अब आप कहिए इमाम हुसैन कौन थे? इसलिए पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे थे इमाम हुसैन, जिन्हें आप प्रोफेट के नाम से, पैगंबर के नाम से जानते हैं, उनके नवासे थे और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाते हैं। दुनिया के करोड़ों मुसलमान उनके बलिदान को याद करते हैं इस दिन। इसलिए सवाल यह है कि जब गमी का और मातम का त्योहार है, फिर ये स्टंट और लाठी की जरूरत क्या थी? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं धर्मगुरु। मुहर्रम के ताजिए हैं, उन ताजियों को 10 फीट से ज्यादा ना करें, नीचा रखें। बहुत सारी जगह पे जुलूसों में देखा गया है कि जहां डीजे का इस्तेमाल होता है तो बहुत सारे जो कमजोर दिल के लोग हैं हार्ट अटैक पड़ जाता है, कई लोग ने अपनी जानें गंवा दी हैं। तो इसलिए डीजे का इस्तेमाल जुलूस में न करें। मुहर्रम ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक है, हालात के तकाज़ों के मुताबिक है। हर मुहर्रम एक ख़ास पैगाम लाता है। इस साल का मुहर्रम ये पैगाम ला रहा है कि हम ये मुहर्रम जो है पहली बार अपने रहबर आयतुल्लाह ख़ामनाई के बगैर मना रहे हैं। मुहर्रम है और मेरी तमाम मुसलमानों से और तमाम उन लोगों से जो जुलूस में शामिल होंगे उनसे अपील है कि नज़्म और ज़ब्त और डिसिप्लिन का खास ख्याल रखें, किसी तरीके की कोई बदमज़गी न होने पाए। सरकार की गाइडलाइन है कि 12 फुट से ऊपर कोई भी अलम और ताज़िए की हाइट नहीं होगी, तो पूरे शहर में इसको लागू किया गया है और इस पे अमल हो रहा है। अब देखिए भूकंप के झटके जापान में भी महसूस किए गए। ये जापान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 देश भूकंप की चपेट में थे। तो भाई आपको बताऊं कहां कहां ये भूकंप आया है। 3 देश कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, ये आप देख रहे हैं वेनेजुएला, ब्राजील के ऊपर वेनेजुएला देख रहे हैं। वेनेजुएला के मोरोन और वेनेजुएला के याराकुई, यहां तीव्रता 7.2 और 7.5 थी, यानी 2 बार भूकंप आया है। इसके अलावा देखिए भूकंप आया है जापान के आओमोरी में 6.9 तीव्रता का भूकंप था आओमोरी में। इसके अलावा कैलिफोर्निया में भूकंप आया, तीव्रता थी 5.6। ये 3 देश वेनेजुएला, कैलिफोर्निया, अमेरिका और जापान। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर इस भूकंप में कितना नुकसान हुआ है जानमाल का। भूकंप इतना खतरनाक था कि हजारों मौतों की आशंका है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुमान के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की 44% आशंका है, जबकि 30% आशंका है इसमें 1 लाख लोगों के जान जाने की। यह भूकंप सोचिए उस वक्त आया जब भारत में तड़के 3:30 बज रहे थे। ज्यादातर भारतीय सो रहे थे, तभी वेनेजुएला दहल उठा। वेनेजुएला में शाम को 6-6:30 बजे का वक्त था। 2 ताकतवर भूकंप तब आए जब पूरे देश में सोचिए राष्ट्रीय छुट्टी थी, क्योंकि स्पेन से आजादी की लड़ाई की जीत की सालगिरह वेनेजुएला मना रहा था और इसी वजह से वेनेजुएला में स्कूल, दफ्तर सब बंद थे। यानी वहां के ज्यादातर लोग या तो अपने घरों में थे या मॉल में थे, स्टोर्स में थे। तभी शाम के वक्त वहां 1 घंटे में 2 बार भूकंप आए। शाम के 1 मिनट में 2 बार भूकंप आए। शाम के 6:04 पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद 1 मिनट बाद ही 7.5 तीव्रता का दूसरा झटका लगा। दोनों भूकंप राजधानी काराकस से 290 किलोमीटर पश्चिम में आए और इतना ही नहीं, भूकंप के बाद 20 आफ्टर शॉक भी दर्ज हुए। यानी भूकंप के बाद 20 और झटके लगे। भयानक झटकों से तबाही मच गई, सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई। कुछ इस तरह ये जो आप देख रहे हैं, करीब 150 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हुई है। 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि मौतों और घायलों का आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है। जानमाल के भारी नुकसान का अंदाजा इससे लगा सकते हैं क्योंकि वेनेजुएला में काराकस एयरपोर्ट की छत गिर गई।
बिजली, गैस और पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ी है। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई। इमारतें गिरने के डर से लोगों को सड़कों पर रात बितानी पड़ रही है। यह हाल है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वहां के लोग क्या कह रहे हैं। कम से कम मेरे लिए तो ये अब तक का सबसे जबरदस्त झटका था। बहुत ही तेज, लंबे समय तक चलने वाला। इससे पहले किसी भी भूकंप में हमारे यहाँ कोई चीज नहीं टूटी थी, लेकिन इस बार घर के अंदर का सारा सामान टूट फूट गया। सारे गिलास, कप और बाकी सब कुछ नीचे गिरकर टूट गए। ये भूकंप वाकई में काफी तेज था। इलाके में कई दीवारें गिर गईं। हमें अभी भी कुछ आफ्टर शॉक्स की आशंका है। उम्मीद है कि ऐसा ना हो, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। यह भूकंप धीरे धीरे शुरू हुआ, फिर काफी तेज हो गया और आखिर में हमें अपने घरों को छोड़कर बाहर आना पड़ा। सभी लोग बाहर इकट्ठा हो गए थे। अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं वेनेजुएला के हालात क्या हैं। कैसे चारों तरफ तबाही का मंजर है। देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपको मलबा ही मलबा दिखाई देगा। इमारतें गिर चुकी हैं, पूरी तरह से तबाह हो गई। वेनेजुएला में भूकंप की तीव्रता थी, पहले जो आया 7.2, दूसरा जो आया 7.5। कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान होता है ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, भूकंप की तीव्रता अगर रिक्टर स्केल पर 1 हो तो असर ये होगा कि महसूस नहीं होगा, सिर्फ मशीनों में दर्ज होगा। तीव्रता 2 हो जाए तो कुछ लोगों को हल्का कंपन महसूस होगा। तीव्रता 3 हो जाए तो घर बैठे लोग झटके महसूस कर सकते हैं। अगर भूकंप की तीव्रता 4 हो तो खिड़कियां, बर्तन, कांच हिलने लगते हैं। तीव्रता 5 हो तो दीवारों में दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। भूकंप की तीव्रता 6 हो तो इमारतों को नुकसान होने लगता है। तीव्रता 7 पर देखिए, तबाही में कुछ इमारतें गिर सकती हैं, जो हुआ है वेनेजुएला में। 7.5 था, यानी 7 से 8 के बीच का। 8 तीव्रता पर भारी तबाही से पुल, सड़क टूट सकते हैं। तीव्रता 9 से 10 के बीच में हो तो देखिए ऐसी तबाही। सैकड़ों किलोमीटर एरिया में भारी विनाश हो सकता है। कई बार सुनामी का भी खतरा हो सकता है। और वेनेजुएला में जो ये भूकंप आया, ये 100 साल में आज तक नहीं आया। और ये बहुत बड़ी बात ये कि भूकंप कभी भी कहीं भी आ सकता है। उस वक्त दिमाग काम करे जरूरी नहीं। इसलिए किन बातों को याद रखना है जब भूकंप आए, वो जरूरी। भूकंप आए तो सीधे खड़े रहने की बजाय फौरन बैठ जाएं। इसके बाद सिर और गर्दन को अपने हाथों से कवर कर लें, यानी ढक लें, क्योंकि सिर बचाना जरूरी है। अगर मजबूत टेबल, बेड या कुछ हो तो उसके नीचे घुस जाएं। भूकंप के दौरान अगर घर में हैं तो तुरंत अलर्ट हो। खिड़की, टीवी, अलमारी और किचन से दूर रहें। दरवाजों के पास या नीचे बिल्कुल भी खड़े ना हो। अगर समय मिले तो किसी खुली जगह पर चले जाएं, किसी प्लेग्राउंड में, किसी ग्राउंड में। कोशिश करें तुरंत किसी खुले मैदान में पहुंचे, ताकि बिल्डिंग का मलबा या कोई चीज आप पर ना गिरे। भूकंप के दौरान सीढ़ियों के जरिए बाहर निकलें। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिजली जाने से लिफ्ट रुक सकती है और कई बार तेज झटकों की वजह से लिफ्ट टूट सकती है। अगर आप घर से बाहर हैं तो पेड़ों और खंभों से दूर रहें। किसी भी इमारत, होल्डिंग, ओवरहेड केबलों के पास हरगिज ना जाएं, क्योंकि धरती हिलने से इनके टूटकर गिरने का खतरा होता है। अगर वाहन चला रहे हैं, यानी गाड़ी चला रहे हैं, तो फौरन रुक जाएं जहां है। देख लें कि आसपास कोई खंभा ना हो, पेड़ ना हो। सड़क पर अपने वाहन को तुरंत साइड में रोक लें, लेकिन पुल के नीचे या अंडरपास के अंदर ना जाएं। गाड़ी के अंदर ही रहें और सिर को हाथों से बचा लें। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रपति और जापान के पीएम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस अभूतपूर्व भूकंपीय घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य ला गुएरा है। वहाँ दर्जनों इमारतें ढह गई हैं और हम अभी बहुत मुश्किल बचाव कार्यों में लगे हैं ताकि उन लोगों की जान बचा सके। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है और यहाँ से हम उन परिवारों के प्रति एकजुटता और संवेदना व्यक्त करते हैं। देश में आपातकालीन लागू हो गया है। इवाते प्रांत के तट के पास केंद्र वाला एक भूकंप आया। सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप के तुरंत बाद सरकार ने संकट प्रबंधन केंद्र के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किया। हम स्थिति का आकलन करने तथा खोज और बचाव कार्यों सहित आपातकालीन आपदा प्रतिक्रिया उपाय करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेरी बात कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स से हुई।
हम पहले ही फेयरफैक्स काउंटी, वर्जीनिया और लॉस एंजलिस से खोज और बचाव दल भेज रहे हैं। हम कुछ और दल भी इसमें शामिल करेंगे। अभी उनकी सबसे जरूरत खोज और बचाव अभियान की है। वहाँ कई इमारतें ढह गई हैं, इसलिए मलबे को हटाने और लोगों को निकालने के लिए उन्हें बहुत मदद की जरूरत होगी। और आइए आज की एक और बहुत बड़ी खबर, जिसका राम भक्तों को इंतजार था कि जिन्होंने चढ़ावा चोरी किया उन पर एक्शन हो, और एक्शन शुरू हो गया। चढ़ावा चोरों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। उससे पहले देखिए अलग अलग सियासी दल प्रदर्शन कर रहे थे। सहारनपुर की तस्वीर है, कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। मंदिर छोड़, मंदिर छोड़, मंदिर छोड़, चंदा चोर, मंदिर छोड़, मंदिर छोड़, मंदिर छोड़। दूसरी तरफ देखिए जरा, अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे थे, लखनऊ से अयोध्या पहुंच गए। कल श्री राम के दर्शन करेंगे। तो चंदा चोरी के आरोप के बाद प्रोटेस्ट भी हो रहा है। केजरीवाल राम मंदिर भी पहुंच गए। बुलंदशहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 गांधी जिंदाबाद, बुलंदशहर के बाद रायबरेली चलिए। कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। रायबरेली में प्रोटेस्ट हो रहा है। कल भी कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया। घटना का खुलासा करो, लेकिन अब बारी थी एक्शन की। एसआईटी की रिपोर्ट 2 दिन पहले सौंप दी गई है योगी को, और उसके बाद अब एक्शन की तैयारी शुरू हुई और आज एक्शन हो गया है। आपको बताऊं, चंदा चोरों पर एफआईआर के बाद अब गिरफ्तारी हो गई है। देखिए कौन कौन रडार पर आया है और क्या एक्शन हुआ। तो एफआईआर के बाद देखिए जरा, चढ़ावा चोरी में 8 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इनमें टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा शामिल है। अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव के बाद मनीष यादव का भी नाम है। दावा है पैसा गिनने वाले 6 कैशियर पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। सूत्रों के मुताबिक जो दान चोरी करते हैं, सीसीटीवी में कैद हुए, उनके खिलाफ मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर हुई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद अयोध्या थाने में पहला केस दर्ज हुआ। अब धाराएं देखिए जरा कौन कौन सी हैं, ध्यान से पढ़िए। बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4) में एफआईआर हुई है। अब ये क्या क्या है, इसके साथ ही 317(5), 61 और धारा 35 भी लगाई गई है। चोरी से जुड़ी धारा 306 में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपराधिक विश्वासघात की धारा 316(5) में आजीवन कारावास तक की सजा है। 317(4) और 317(5) चोरी की संपत्ति खरीदने बेचने से जुड़ी है। इन धाराओं में भी अधिकतम सोचिए आजीवन कारावास तक की सजा है। बीएनएस की धारा 61 और 35 सामूहिक आपराधिक षड्यंत्र और साजिश से जुड़ा है। गंभीर अपराध में 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। अब आपको बताऊं बड़ी बात कि एफआईआर हो गई। एफआईआर में नाम है, लेकिन एफआईआर में जिनके नाम है वो बड़े लोग कौन हैं, उनके बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले जिन्हें आप देख रहे हैं ये हैं, इनका नाम है राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव। पहले चंपत राय के ड्राइवर थे, अब सहयोगी बताए जाते हैं। अयोध्या लखनऊ में इनके नाम करीब 50 करोड़ की संपत्ति है। इनका नाम एफआईआर में। राम मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर इनका पुश्तैनी घर है। खबर है कि जांच एजेंसी ने उनके घर से सोना बरामद किया और कहा गया कि पुलिस इन्हें तलाश रही है। गिरफ्तारी की भी खबरें आई। आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी में शामिल रहे। 4 से 5 साल में कई प्लॉट खरीदे, 5 से 6 रेस्टोरों में हिस्सेदारी है। अगला नाम है लवकुश मिश्रा का। इनका भी एफआईआर में नाम है। कुछ सालों में इनकी आर्थिक स्थिति तेजी से बदली। लवकुश फैजाबाद में घर बनवा रहे हैं। दावा है इनसे 10 लाख रुपए बरामद हुए। आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर किया है। एसआईटी ने दान चोरी मामले में इनसे लंबी पूछताछ की। एक और नाम अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प का गांव में फार्म हाउस है। इसने अयोध्या में 65 लाख पर खरीदी है जमीन। दावा है
कि पिछले कुछ सालों में तेजी से पैसा आया, लेकिन परिवार का कहना है कि वो बेकसूर है। एसआईटी ने इससे भी लंबी पूछताछ की है। सुनिए जरा, एक्शन हो गया है, बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं ये छोटे प्यादे, बड़ों की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि जांच एजेंसी का काम करने का तरीका ये, जो सबसे पहले नजर में आरोपी नजर आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी, उनके पूछताछ के आधार पर दूसरी गिरफ्तारी है। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि एफआईआर के बाद ही एसआईटी बनेगी। ये एसआईटी किस कानून में बनी है, किस कानून की किस धारा में बनी है? कोई कानून नहीं है। इस एसआईटी के पास जांच करने की कोई पावर नहीं है। तो ये एसआईटी केवल धोखा है, लोगों की आंखों में धोखा है, लोगों को लीपापोती, ये पूरे मामले पे लीपापोती करने का मामला है। और एसआईटी का काम केवल बड़े बड़े लोगों को बचाना है। प्रभु रामलला हम सबकी आस्था के केंद्र है, और आस्था के केंद्र पर लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना, जहां आज तक आप दर्शन करने की हिमाकत भी नहीं कर पाए हो, क्योंकि आपको पता है जब भी आप दर्शन करने जाएंगे अयोध्या धाम में, तो आपका जो तुष्टिकरण का फार्मूला है फेल हो जाएगा, जो इसकी जनता अच्छी तरह सब समझती है। जो भी दोषी होगा इसमें बचेगा नहीं। अब नहीं मालूम, हम तो इंतजार में हैं कि एफआईआर कब होगा और एफआईआर के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा, किसका घर तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी। आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया, अब आस्था की बुनियाद पर क्या यह भी बर्दाश्त किया जाएगा? ये सरकार को तय करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर ही चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में। पहले से ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर कड़ा कदम उठाया है और एसआईटी का गठन हुआ है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10-15 दिन आप लोग रुकें, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की। इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो कि सरकार करेगी, और जो भी लोग दोषी हैं, वो अधिकारी हैं, वो या कर्मचारी हैं, जो लोग दोषी हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आइए, पिछले कई दिनों से आवाज उठ रही थी कि सोना चोरी हो गया, चांदी चोरी हो गया, चांदी नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। कल मैंने आपको बताया था, आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि काक भुषंडी चोरी हो गया, नहीं मिला। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आज तस्वीर आई है अंदर की, जिस तस्वीर में दिखाया गया है काक भुषंडी, जो चांदी का दान दिया गया था। जो कल तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, एक महिला चंपत राय को काक भुषंडी चांदी का ये दान में दे रही थी उनके हाथ में, और दावा किया गया, आम आदमी पार्टी ने कहा वो गायब हो गया है, लेकिन वो रामलला के मंदिर में रखा हुआ है। तो सोना गायब नहीं हुआ, चांदी गायब नहीं हुआ, तो आखिर है कहां? राम मंदिर से चांदी की प्रतिमा काक भुषंडी के गायब होने का दावा किया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है काक भुषंडी की प्रतिमा गायब नहीं हुई है। कार सेवक पुरम के भरत कुटी मंदिर के पुजारी ने जानकारी दी है कि ना ही काक भुषंडी गायब हुई है, ना ही उसे लेकर कोई अनिश्चितता है। चांदी की काक भुषंडी भरत कुटी मंदिर में स्थापित की गई है, और यहां हर दिन विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना की जाती है। दावा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम भक्तों से बहुत कुछ दान किया। इसमें जेवर और आभूषण के साथ कई खास प्रतिमाएं भी मौजूद थी। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में सब सुरक्षित है। कहा यह जा रहा है कि परिसर के अलग अलग मंदिरों में आभूषण रखे हैं, सोने और चांदी कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। राम मंदिर परिसर में इसे ट्रस्ट की देखरेख में संभाल कर रखा गया है। पौराणिक कथाओं की माने तो काक भुषंडी एक अमर ऋषि हुआ करते थे। ये ऋषि साधु के रूप में रहते थे, जिनका जिक्र रामचरितमानस में। काक भुषंडी को भगवान राम का परम भक्त माना जाता है, और दावा किया जाता है कि उन्होंने हर युग में राम के अवतार को देखा है। इसी वजह से काक भुषंडी की प्रतिमा मंदिर में पूजा की जाती है। सुनिए जरा साधु संत क्या कह रहे हैं। जब श्रीमती भारद्वाज जी ने अपना ये दान दिया था काक भुषंडी जी को, भाई साहब के लाके समर्पित किया था, तब ये मंदिर में लगभग प्राण प्रतिष्ठा के समय से उस दिन तक रखे गए। उसी के बाद हर चीज़ मंदिर में रखना और हर चीज़ मंदिर में दिखाना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लाके भगवान श्री राम का जो प्राचीन मंदिर है, लगभग 1992 से ये मंदिर है यहाँ पे विराजमान। उसी मंदिर में भगवान श्री राम भी हैं, और भगवान श्री राम के साथ में काक भुषंडी जी की प्रतिमा रखी गई है। और रोज़ नित्य शाम को और सुबह इनकी आरती और पूजा, साथ में साथ भोग भी लगता है।
हुआ। मैंने कारसेवकपुरम गया, वहाँ देखा कि कागभूषुंडी जी का नित्य अर्चन वंदन हो रहा है, पूजा हो रहा है। मैं उन दानदाताओं, उन श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा जिन्होंने कागभूषुंडी दी है, आकर के कारसेवकपुरम में देख लें और इस प्रकार के समाचार पत्र के माध्यम से सोशल मीडिया पर अफवाह न उड़ाएं, जिससे हमारे सनातनी बड़े ही मर्माहत हो रहे हैं। बहुत। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अब बात नागरिकता की। अगर आपके पास पासपोर्ट है और आपको लगता है ये आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र है, तो आज खबर यह है कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। लेकिन आज इस पर हंगामा और बवाल क्यों हुआ ये आपको बताऊंगा। पासपोर्ट बनवाने जाइए, लंबी प्रक्रिया है, दर्जनों दस्तावेज लेकर जाने और उसके बाद बहुत मुश्किल के बाद, इंक्वायरी के बाद पासपोर्ट बनता है। लोगों को यह लगता है कि ये जो पासपोर्ट है ये हमारी नागरिकता का सबूत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पासपोर्ट होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह एक यात्रा दस्तावेज है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी होता है। यह नागरिकता कानून के तहत नहीं, पासपोर्ट कानून के तहत जारी होता है। पासपोर्ट सिर्फ यह बताता है कि इसे रखने वाला किस देश से संबंध रखता है। किसी का पासपोर्ट रद्द होने पर उसकी नागरिकता खत्म नहीं होती है। पासपोर्ट आमतौर पर भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन जो भारत का नागरिक नहीं है उसे भी पासपोर्ट जारी हो सकता है। पासपोर्ट अधिनियम के मुताबिक ये गैर नागरिकों को भी दिया जा सकता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2013 के एक फैसले में भी यही बात कही है और यह माना था कि गैर नागरिकों को पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। पासपोर्ट सरकार की संपत्ति होती है और कभी भी जब्त किया जा सकता है, जबकि किसी व्यक्ति की नागरिकता को आसानी से नहीं छीना जा सकता। विदेश मंत्रालय के ताजा बयान पर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई। आखिर नागरिकता का प्रूफ किस दस्तावेज को माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को पहले ही पहचान का दस्तावेज बता चुका है। SIR विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। अब देखिए बवाल कैसे शुरू हुआ, जरा सियासतदानों को सुनिए। MEA की तरफ से जो बताया गया है वो एक प्रक्रिया को बताया, वैसी ऐसा उकसाने के लिए बोलते हैं और हम लोग के लिए सब बराबर है। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग बीजेपी के लिए तो बराबर है। हमारा तो फिलॉसफी ये है कि सबको न्याय, किसी को तुष्टीकरण नहीं। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है? पासपोर्ट आखिर उनको दिया जाता है जो भारत के नागरिक हैं। तो ये अगर प्रमाण नहीं, नागरिकता का प्रमाण नहीं हुआ तो क्या हुआ? पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैंडेटरी है पुलिस वेरिफिकेशन, वो प्रूफ नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा। ये चीजें पिछले दिनों में माननीय उच्चतम न्यायालय में जब विभिन्न रिट याचिकाएं दाखिल हो तब भी स्पष्ट हो चुकी हैं और उसी के आधार पर यह बयान। हमने ये देखा है कि पासपोर्ट पे किसी अन्य व्यक्ति का नहीं तो हमारे देश का राष्ट्रपति की सिग्नेचर रहती है और दूसरे देश को कहा जाता है कि ये मेरे देश के नागरिक है, इन्हें आपके देश में प्रवेश दिया जाए। क्या ज्ञानेश कुमार के साथ फोटो खींच के बताया कि हम इसी देश के नागरिक है? रही आपको बताऊं, अब सवाल यह है तो फिर आखिर नागरिकता साबित कैसे होगी? कौन सा प्रमाण पत्र है जो यह साबित करेगा कि आप भारत के नागरिक हैं? पासपोर्ट और आधार कार्ड नागरिकता के सबूत नहीं है। दूसरे दस्तावेज भी खास कामों के लिए ही जारी होते हैं, इन्हें नागरिकता तय करने के लिए नहीं बनाया गया। तो फिर किसी शख्स की नागरिकता कैसे साबित होगी? भारत में ऐसा कोई एक दस्तावेज जारी नहीं किया जाता जो सभी के लिए नागरिकता का अंतिम प्रमाण माना जाए। नागरिकता इस बात पर तय होती है कि इसे हासिल कैसे किया गया और नागरिकता कानून के तहत कौन से रिकॉर्ड मौजूद हैं। नागरिकता 1955 में बने नागरिकता कानून से तय होती है। नागरिकता आपके अधिकार और जिम्मेदारियां तय करती है। नागरिकता विवाद होने पर कई दस्तावेजों को देखा जाता है। भारत में नागरिकता के लिए 10 दस्तावेज एक साथ देखे जा सकते हैं, जिसमें पासपोर्ट, आधार और दूसरे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। कुछ लोग पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें सरकार की ओर से नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपका कौन सा दस्तावेज किस चीज का प्रमाण है।
पासपोर्ट एज एन आइडेंटिफिकेशन के तौर पर कभी भी उसका प्रूफ लिया ही नहीं जा रहा था। आधार कार्ड हो उसका उपयोग किया जा रहा था। मेरे ख्याल से ये शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है। दुनिया भर में तो पासपोर्ट ही आइडेंटिफिकेशन का जरिया है, पर हिंदुस्तान में इस तरह की बातें लाकर यानी सरकार अपने पाप छुपाने के लिए ये नए नए फंडे लाने की कोशिश कर रही है। आधार प्रमाण नहीं है, पैन प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी प्रमाण नहीं है, अब पासपोर्ट प्रमाण नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गैर हिंदुस्तानियों को भी हिंदुस्तान का पासपोर्ट मिलता है? तो प्रमाण है क्या? आरएसएस की टोपी पहनना या बीजेपी का आईडी लेके घूमना हिंदुस्तान की नागरिकता का प्रमाण क्या है? ये भी सही है कि जो नागरिकता का प्रमाण होता है और जो नागरिकता का फैसला होता है, निर्णय होता है, वो सिटीजनशिप एक्ट में होता है। लेकिन दोनों को अगर आप साथ पढ़ेंगे और साथ समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ महत्व तो पासपोर्ट का होना चाहिए। अब बड़ी बात ये कि आपके पास दर्जन भर के डॉक्यूमेंट होंगे तो फिर आप नागरिक कैसे साबित होंगे? कौन सा दस्तावेज किस चीज का प्रमाण है? देखिए, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यह आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है विदेश जाने के लिए, जो किसी भी राष्ट्रीयता किसी की बताता है और विदेश यात्रा की अनुमति देता है। आधार कार्ड 12 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर है जो पहचान और पते का प्रमाण देता है। ड्राइविंग लाइसेंस ये गाड़ी चलाने की कानूनी इजाजत भर देता है। 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही बनता है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, यह मतदान के लिए पहचान पत्र इसे चुनाव आयोग जारी करता है, मतदान की उम्र होने पर ही बनता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यह 10 अंकों का स्थायी खाता संख्या भर है, आयकर और वित्तीय लेन देन के लिए जारी होता है। राशन कार्ड पीडीएस की सुविधा प्राप्त करने का दस्तावेज है, इसकी मदद से दूसरी सब्सिडी भी प्राप्त की जाती है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो यह SC, ST और OBC की पुष्टि करने वाला दस्तावेज है, नौकरी में आरक्षण की सुविधा के लिए काम आता है। बस आय प्रमाण पत्र यह व्यक्ति या परिवार की आमदनी प्रमाणित करता है, यह दस्तावेज कई सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र यह जन्म की तिथि, स्थान का आधिकारिक रिकॉर्ड है, भर्ती परीक्षा, नौकरी और शैक्षणिक डिग्री के लिए जरूरी होता है। मूल निवास प्रमाण पत्र किसी राज्य, जिले या क्षेत्र में निवास का प्रमाण पत्र है, राज्य सरकार की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए होता है। इनमें से कोई भी आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। सुनिए वकील क्या कह रहे हैं। तकनीकी तौर पर विदेश मंत्रालय सही है, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 के अगर प्रियम्बल देखेंगे तो उससे साफ है कि ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जो विदेश जाने के लिए चाहिए होता है। लेकिन अगर इसकी जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उन्हें अगर देखा जाए तो ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिल सकता है। और सेक्शन 12 में प्रावधान है कि अगर कोई गैर भारतीय नागरिक गलत तरीके से, फोर्स तरीके से अगर लेता है तो उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उसको सजा हो सकती है। सेक्शन 20 में प्रावधान है कि जो लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं उन्हें भी पासपोर्ट दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन चाहिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है दिल्ली से। यमुना किनारे बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। ओजोन में जो आते हैं घर, उन पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया था लगभग लाखों घर इस ओजोन इलाके में आते हैं। और स्थिति यह है कि लोग देखिए डर से खुद ही अपने घर तोड़ रहे हैं, खुद ही हथौड़ी चला रहे हैं। भाई अब आपको बताऊं कि दिल्ली की 94 कॉलोनियों पर कैसे खतरा मंडरा रहा है। यमुना बाजार क्षेत्र में डीडीए ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। निगम बोध घाट के पास अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है और इस इलाके में 310 मकान हैं जिसे जमींदोज करने की तैयारी है। इन लोगों को इलाका खाली करने का नोटिस जारी किया गया। सरकार ने लोगों के लिए रैन बसेरे में रहने का प्रबंध किया। दरअसल यमुना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ओजोन घोषित किया गया है। यह इलाका वजीराबाद से ओखला तक करीब 22 किलोमीटर में और यमुना के किनारे के करीब 9,700 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। पिछले कई सालों में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध बस्तियां बनी हैं। डीडीए के मुताबिक इस इलाके में 94 अवैध कॉलोनियां हैं और इन अवैध कॉलोनियों में सोचिए 15 लाख से ज्यादा परिवार रहते हैं। बुनियादी जरूरतों की कमी से गंदा पानी सीधे यमुना में पहुंचता है। हाईकोर्ट और एनजीटी ने इन इलाकों के निर्माण को हटाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार डीडीए ने यमुना घाट के लोगों को नोटिस दिया है।
डीडीए ने 23 जून तक वक्त दिया था और 24 जून से एक्शन की बात की थी। अब आपको बताऊं कि देश की राजधानी दिल्ली में ये ओजोन इलाका कहां आता है। देखिए जरा, ये जो आप मैप देख रहे हैं, दिल्ली का ओजोन है ये जो लाल पट्टी आप देख रहे हैं, इस लाल पट्टी के दोनों तरफ ओजोन है। मदनपुर खादर, जैतपुर, मीठापुर, सोनिया विहार के कुछ हिस्से, खजूरी खास, करावल नगर के कुछ हिस्से, जगतपुर, बुराड़ी, यमुना के किनारे वाले क्षेत्र, उस्मानपुर, गढ़ी मांडू, मयूर विहार के कुछ इलाके, ओखला बैराज के करीब के इलाके और आईटीओ बैराज के करीब के इलाके, ये वो इलाके हैं जो ओजोन क्षेत्र में आते हैं और इन पर बुलडोजर एक्शन होना है। दावा है कि लगभग 15 लाख परिवार इस इलाके में रहते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।